Hello all. In this video, we will cover agriculture, entire agriculture and some important crops for UPSC prelims. ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं वो कवर करेंगे एंड एंटायर एग्रीकल्चर कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कुछ क्रॉप्स का, उससे आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी. अब वर्ल्ड में अगर देखें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होती है तो वो चीज़ें देखते हैं. मेज़ एंड ज्वार की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अमेरिका में होती है, यूएसए में. ओके, इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैम याद कर लो. जे फॉर ज्वार, ए फॉर अमेरिका, एम फॉर मेज़. ओके, अब ब्राज़ील में क्या क्या होता है? कॉफ़ी, सोयाबीन एंड शुगर, ये याद कर लेना. अब टी में सब ज़्यादातर चीज़ें, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी चीज़ें चाइना में होती हैं. तो इससे अच्छा है कि चाइना की जगह हम लोग बाकी चीज़ें वो याद कर लें, तो बाकी को जो बचेगा वो चाइना में हो जाएगा. ओके, स्टिल एक बार देख लेते हैं. टी, पीनट, टोबैको, कॉटन, अनियन, व्हीट, पोटैटो एंड राइस, इतनी चीज़ें होती हैं चाइना में प्रोड्यूस. अब नेक्स्ट इंडिया की देखते हैं. सॉरी, इंडिया में पल्सेस सबसे ज़्यादा होता है. ओके, स्पाइसेस होते हैं, ये तो नॉन फैक्ट है कि इंडिया के लोग स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं. मिल्क यूज़ सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में. शुगर होता है, इसीलिए ज़्यादा डायबिटिक लोग हैं यहाँ के. ओके, एंड जूट कहाँ पे होता है? बांग्लादेश साइड, मतलब बंगाल साइड में. ठीक है, तो इतनी चीज़ें इंडिया में होती हैं मेजरली. पल्सेस, स्पाइसेस, मिल्क, शुगर एंड जूट. ओके, याद हो जाएगा. नेक्स्ट नेचुरल रबर, ये तो ईजी है, थाईलैंड में होता है, याद करना. नेक्स्ट सनफ्लावर, ये कहाँ होता है? यूक्रेन में. इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे यूक्रेन में वॉर चल रहा है तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर सन टू राइज. सन टू राइज से यहाँ का क्या मतलब है? वो लोग वॉर के रुकने का वेट कर रहे हैं. ओके, तो इससे याद रख सकते हैं सन से सनफ्लावर, ऐसे याद हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेट्स देख लेते हैं. इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स में कौन कौन से क्रॉप्स मेजरली मिलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो टी का असम में होता है, ये तो याद रहता है हम लोगों को. गुजरात में क्या क्या होता है? पीनट, टोबैको एंड कॉटन. ठीक है, तो ये याद कर लेना. कर्नाटका में क्या क्या होता है? मेज़, कॉफ़ी एंड सनफ्लावर. कॉफ़ी तो याद हो जाता है, कॉफ़ी बोर्ड है क्योंकि वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट नेचुरल रबर, केरला में रबर बोर्ड है, केरला में याद करते हैं हम लोग, तो उससे याद रहेगा. एमपी में क्या क्या होता है? मध्य प्रदेश में. इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एमपीज़ जो होते हैं उनको पार्लियामेंट में सोयाबीन एंड पल्सेस का एक लाइक डिनर में मिलता है, लंच में मिलता है, जिसमें ऊपर से स्पाइसेस बहुत सारी डाल दी जाती है. ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं. वैसे ये होता नहीं है, जस्ट फॉर रिमेंबरिंग ऐसे याद रख सकते हैं. सोयाबीन एंड पल्सेस का कुछ मिलता है उनको लंच में, जिसके ऊपर स्पाइसेस फ्लरिश कर दी जाती हैं, डाल दी जाती हैं, जिससे वो स्पाइसी हो जाता है. ओके, तो सोयाबीन, पल्सेस एंड स्पाइसेस एमपी, मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट महाराष्ट्र में क्या मिलता है? ज्वार एंड अनियन, महाराष्ट्र में. इसको कैसे? एमजीओ है ना, यूट्यूब चैनल है ना एमजीओ, तो उससे याद रख सकते हैं. अब यूपी में क्या क्या होता है? शुगर केन, व्हीट, पोटैटो, मिल्क एंड शुगर, ये सारी चीज़ें होती हैं. अच्छा, शुगर ये चेंज होता रहता है एमएच एंड यूपी में, तो इसको एक बार एग्जाम से पहले चेक कर लेना जाने से. वैसे तो आएगा नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा शुगर का, क्योंकि ये चेंज होता रहता है. अब राइस सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में. इसको कैसे याद रख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं वो लोग मछली राइस खाते हैं, है ना, मतलब फ़िश और राइस साथ में खाते हैं वहाँ के लोग ज़्यादा, तो वेस्ट ऐसे याद कर सकते हैं. ठीक है, और वेस्ट बंगाल में क्या होता है? जूट, अभी हमने देखा था, बंगाल एंड बंगाल में जूट होता है, तो ये ऐसे याद हो जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स देख लेते हैं. जैसे टी है, इसका बोटैनिकल नेम कैमेलिया सिनेंसिस है. ये सबसे ज़्यादा चाइना में इसका प्रोडक्शन होता है, सेकंड नंबर पे इंडिया है. अब एक्सपोर्टर्स में देखें तो सबसे नंबर 1 पे कीनिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें चाइना नहीं है. एक्सपोर्ट में कीनिया है. ओके, सेकंड नंबर पे चाइना है. लार्जेस्ट कंज्यूमर कौन है? अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें तो इंडिया है, बट अगर परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन देखें, मतलब पर कैपिटा अगर देखें तो टर्की है. ओके, तो ये याद रखना है. सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में, ऊपर हम लोग ने देख लिया था, है ना, इसीलिए पहले ये याद करवा दिया है, इससे बाकी चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी. अब जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा ब्लैक टी का एक्सपोर्ट होता है, मतलब 80% एक्सपोर्ट टी में ब्लैक टी का होता है, उसके बाद रेगुलर टी एंड देन ग्रीन टी. अच्छा, सॉइल कैसी चाहिए होती है? टी को स्लाइटली एसिडिक एंड पोरस सॉइल चाहिए होती है. अच्छा, इसका अरोमा इन्हेंस करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया, उसका नाम क्या है? अरोमा इनिशिएटिव ऑफ इंडिया टी एसोसिएशन. किस लिए है? उसका अरोमा इन्हेंस करने के लिए टी का. ओके, नेक्स्ट देखते हैं जूट. अच्छा, जूट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, देन बांग्लादेश में होता है. अब इंडिया में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है. अच्छा, इनको प्रोड्यूस करने के मेथड होता है रेटिंग एंड स्ट्रिपिंग मेथड, मतलब जब प्रोड्यूस हो जाता है तो उसमें कैसे उनके फाइबर्स निकाले जाते हैं, उसका ये मेथड है. अब एक प्रोसेस होता है, मतलब सबसे पहले जो रॉ मटेरियल होता है उसको कपास बोलते हैं, फिर उसकी जिनिंग की जाती है, फिर कार्डिंग की जाती है, फिर स्पिनिंग की जाती है एंड देन लास्ट में वीविंग की जाती है. तो ये एक सीक्वेंस एक बार पढ़ लेना कि जिनिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग एंड देन वीविंग. ओके. अच्छा, जूट प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो रही है, और डिमांड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? मैंडेटरी जूट बैग पैकेजिंग कर दी है. मतलब जो फूड ग्रेन्स हैं वो मैंडेटरी है कि 100% जूट से ही पैकेजिंग होगी उनकी, और शुगर में 20%. ओके, अब जूट को गोल्डन फाइबर बोला जाता है, इसको कंफ्यूज मत होना सिल्वर फाइबर से. सिल्वर फाइबर बोलते हैं कॉटन को. नेक्स्ट देखते हैं कॉफ़ी. ये कहाँ से आई है? इथोपिया से. ये कहाँ की नेटिव है? कॉफ़ी इज़ नेटिव टू इथोपिया, ये याद रखना. अब 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं, बट कॉमर्शियली कुछ ही ग्रो कर सकते हैं हम लोग. अब उसमें मेन कौन कौन सी हैं? अरेबिका, रोबस्टा, लिब्रिका,
एंड शेरेरिना। ओके, अब इनमें सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी की कौन सी होती है? अरेबिका। और लेकिन सबसे ज़्यादा कैफीन किस में होता है? रोबस्टा में। ठीक है, रोबस्टा सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वियतनाम में। लिब्रिका कहाँ होती है? फिलीपींस में। और शेरेरिना, इसमें कैफीन होती ही नहीं है, दिस इज़ फ्री ऑफ कैफीन। ये कहाँ पे होती है? कैमरून में। ओके, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में। अच्छा, इंडिया की अगर देखें तो इंडिया इज़ द ओनली कंट्री वेयर एंटायर कॉफ़ी इज़ ग्रोन अंडर शेड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो शेड के अंडर होता है। इंडिया में अरेबिका और रोबस्टा बराबर बराबर प्रोडक्शन होता है, मतलब 50-50 कंट्रीब्यूशन है दोनों का प्रोडक्शन में। और जितना प्रोडक्शन होता है उसका 70% एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। अब इंडिया में आई कहाँ से कॉफ़ी? तो इनको बाबा बुदान लाए थे। कहाँ से? यमन से। ठीक है, तो ये याद रखना, यमन से लाए थे और इसको प्लांट किया था एक हिल्स में कर्नाटका में, जिसका बाद में फिर नाम ही पड़ गया था बाबा बुदान हिल्स। ओके, तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सिल्क। सिल्क सबसे ज़्यादा बेंगलोर में होता है। ओके, इसीलिए बेंगलोर को 13 बेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग सिटी ऑफ ग्लोबल सिटी नेटवर्क में भी इंक्लूड किया गया है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटका, है ना, इसीलिए सिल्क बोर्ड कहाँ पे है? कर्नाटका में। ऐसे याद रख सकते हैं। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? चाइना से। अब ये बनता किससे है? ये जो लार्वा एंड प्यूपा होता है उन्हीं के जो शेल्स होते हैं उनसे बनता है। इसका सीक्वेंस कैसे याद रख सकते हैं? जैसे सबसे पहले एग होता है, उससे लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद प्यूपा आता है, फिर लास्ट में एडल्ट बटरफ्लाई निकलती है ना, उसी से बनता है सिल्क। अब इसको ये लार्वा पहले आता है या प्यूपा पहले आता है, ये कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो उसके लिए LPA याद रख सकते हैं। LPA मतलब क्या होता है? लैक्स पर एनम, है ना, जो सैलरी होती है लोगों की। तो LPA, एग एंड एडल्ट तो वैसे भी याद रहता है, इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो LPA। ओके, अब इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है सिल्क का, और इंडिया ही ओनली कंट्री है जहाँ पर 5 वैरायटी मिलती हैं, मतलब कॉमर्शियली ग्रो की जाती हैं। अब 5 वैरायटी हैं कौन कौन सी? मलबरी, टासर में भी 2 हैं, ट्रॉपिकल एंड ओक, एरी एंड मूगा। अब इसका जो मलबरी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है, 45 प्रोडक्शन कर्नाटका में होता है। टासर, ट्रॉपिकल एंड ओक ये कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा जापान में होती है, देन इंडिया में। एरी, इसको पीस सिल्क भी बोला जाता है। और मूगा है, ये सिर्फ इंडिया में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। और इनका ये जो प्रोडक्शन का ऑर्डर है वो ये है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है ये, मतलब सबसे ज़्यादा मलबरी का प्रोडक्शन होता है एंड सबसे कम मूगा का। ओके, पाशमीना एंड शैतूश, इन दोनों को भी देख लेते हैं। इसके शॉल्स बनते हैं ना, तो ये कहाँ से आता है? कैश्मीर छंगथंग गोट, छंगथंगी गोट का नाम है कैश्मीर, ये कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में, उससे बनता है पाशमीना। शातूश किससे बनता है? चीरू से। चीरू क्या है? तिब्बतन एंटीलोप। ओके, अब शुगर केन, ये इंपॉर्टेंट है। जो इथेनॉल बनता है उसका 85 प्रोडक्शन कहाँ से होता है? शुगर केन से ही होता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर केन का, मोस्ट वैल्यूएबल कॉमर्शियल क्रॉप भी यही है, इसी वजह से फार्मर्स ज़्यादातर शुगर केन ही उगाते हैं। ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी में मिलती है। अब शुगर केन से जो बनता है शुगर, उसमें 1/3 क्वांटिटी शुगर की निकलती है एंड 2/3 क्वांटिटी से क्या बनता है? गुड़ एंड खनसरी बनती है। अब शुगर बनती कैसे है? तो शुगर को इन जूस में लाइम मिलाया जाता है और फिर उसको हीट किया जाता है। ओके, तो उससे शुगर बन जाती है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? यूपी में। लेकिन शुगर का कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसको लेकिन एक बार चेक कर लेना, जैसे ऊपर भी बताया था, एग्ज़ाम देने से पहले चेक कर लेना एक बार, या तो मैं टेलीग्राम पे ही डाल दूँगा इसको। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम बारिश भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो उससे क्या होगा? जो शुगर कंटेंट है शुगर केन का वो कम हो जाएगा, और अगर बहुत कम बारिश होगी उससे क्या होगा? फाइब्रस क्रॉप निकलेंगे। ठीक, फ्रॉस्ट तो डेट्रीमेंटल है ही है, ज़्यादातर सारे क्रॉप्स के लिए होती है। ओके, होता कहाँ पे? गंगा सतलज प्लेन, मतलब पंजाब से बिहार तक ये वाला जो एरिया है। ओके, लेकिन यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लू चलती है और ठंडियों में फ्रॉस्ट होता है, इस वजह से। इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। क्या क्या निकलता है? मोलासिस, बैगैस एंड प्रेस मड। मोलासिस कहाँ यूज़ हो जाता है? इथेनॉल बनाने में। बैगैस यूज़ हो जाता है पेपर इंडस्ट्री में, एंड प्रेस मड यूज़ हो जाता है कंपोस्ट बनाने में। तो जितने भी बाय प्रोडक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते हैं। ओके, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एक रटूनिंग टेक्निक होती है एग्रीकल्चर में, है ना, इसमें क्या होता है? जैसे ही क्रॉप शुगर के निकला, ओके, तो बाद में जब इसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है इसको नीचे से काट देते हैं, सॉइल के जस्ट ऊपर से कट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि रूट्स बनी रहती हैं, तो बाद में इसमें फिर से क्रॉप निकल आता है वहीं से। ओके, तो इसको बोलते हैं रटूनिंग टेक्निक, ये याद रखना। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। ओके, अब इसके लिए जैसे बाकी क्रॉप्स के लिए MSP होती है, शुगर केन के लिए FRP होती है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, इसको रंगराजन कमेटी ने सजेस्ट किया था। इसका रिकमेंडेशन कौन देता है? CACP, कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। एक इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अनाउंस कौन करता है? CCEA। और इसका चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है? स्टेट एडवाइज्ड प्राइसेस। ओके, SAP। ये ज़्यादा होता है FRP से, क्योंकि कम हो जाएगा तो फिर तो सब सेंट्रली खरीद लेगी,
है ना, फार्मर्स अब सेंट्रल को बेच देंगे, तो इनकरेज करने के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट को बेचे, ये ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट कुछ मिलेट्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स था, है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2023 में क्वेश्चन नहीं आया, बट 2024 में हो सकता है पूछ लें। अच्छा, 2024 कौन सा ईयर है? ये है ईयर ऑफ कैमलेट्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स, मतलब जो कैमल्स होते हैं, तो कैमलेट्स को अच्छे से कवर कर लेना एनवायरनमेंट में। ओके, अच्छा, मिलेट्स में ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है कि ऐसे क्रॉप्स जो ब्लड में जाके शुगर लेवल को ज़्यादा ना बढ़ाएं, है ना, तो जो शुगर लेवल बढ़ाते हैं उसको ग्लाइसीमिक इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो होता है, इसलिए ये अच्छा होता है हेल्थ के लिए। इसमें क्या याद रख सकते हैं कि इसको 100 डेज चाहिए ग्रो करने के लिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? राजस्थान में। अब कुछ वेराइटीज़ हैं, है ना, इनके ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसे लिख के आ जाएगा कि समा, वरीगो, झंगोरा, कनगी, कोडो, कुटकी, सनवा, ये सब क्या हैं? दीज आर द वेराइटीज़ ऑफ मिलेट्स। ओके, अब सबसे ज़्यादा मिलेट कौन से वेराइटी का होता है, मतलब किसका होता है? बाजरा का, फिर ज्वार का, फिर रागी का। इसको याद कैसे कर सकते हैं? जैसे ये सब कहाँ पे मिलता है? बाजार में, है ना, तो बाजार, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाजार। अब सबसे ज़्यादा अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें तो कॉन्टिनेंट वाइज सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है, बट कंट्री वाइज इंडिया में होता है। ओके, तो ये याद रखना। इसमें एशिया सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट पे अफ्रीका है। अब ये बाजरा, ज्वार एंड रागी को भी देख लेते हैं, ये तीनों ही खारिफ क्रॉप हैं। ओके, पहली बात तो यही है। अच्छा, ज्वार खारिफ नॉर्थ में है, बट राबी इन साउथ, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहाँ कहाँ होते हैं वो याद रख सकते हैं। जैसे बाजरा राजस्थान में होता है, ज्वार महाराष्ट्र में एंड रागी कर्नाटका में। रागी में हाई आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट, हाई आयरन कंटेंट होता है और इसको एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज़ करते हैं। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है? हैदराबाद में। किसके अंडर में आता है? ICAR के अंडर। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस क्रॉप्स का होता है? राइस का। उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स का, देन वीट का, देन शुगर का, है ना। मरीन प्रोडक्ट्स के लिए एम्पिडा एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए आपदा। ठीक है, अब ऑयल सीड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूक्रेन में वॉर चल रहा है और सबसे ज़्यादा ऑयल सीड वहीं से आता है। ऊपर हम लोगों ने देखा था ना, सनफ्लावर वहीं से आता है, इसी से ऑयल निकलता है, सनफ्लावर ऑयल। ओके, तो वॉर की वजह से क्या हो रहा है कि ऑयल सीड के प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं? सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ग्राउंड नट, फिर मस्टर्ड, देन कैस्टर सीड। ओके, ये लिखी है रैंकिंग इंडिया की, ये याद नहीं करनी है, एंड ये स्टेट लिखे हुए हैं, तो ये दोनों चीज़ें नहीं याद करनी है। व्हाट्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर है इंडिया एडिबल ऑयल का? APYQ है। ठीक है, पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट पाम ऑयल करता है 62%, देन सोयाबीन ऑयल, सोया ऑयल, एंड लास्ट में सनफ्लावर ऑयल वो 21%। अच्छा, ये जो ऑयल है वो ओपन जनरल लाइसेंस के अंडर में आता है, मतलब इस पर इसके इम्पोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, सैम पिट्रोडा को फादर ऑफ येलो रिवोल्यूशन कहा जाता है। येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? ऑयल से रिलेटेड। ओके, इसमें 9 ऑयल सीड्स पे फोकस किया गया था। कौन कौन सी? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेफ्लावर, सीसम, सनफ्लावर, नाइजर, लिनसीड एंड कैस्टर। ये याद नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रबर। रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? हम लोग ने देखा था वर्ल्ड में थाईलैंड में, इंडिया में केरला में। सबसे ज़्यादा यूज़ किस चीज़ में होता है? टायर में, ऑलमोस्ट 80%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ टायर बनाने में होता है। इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से मिलता है हमको रबर? तो इस मिलता है हेविया ब्रेसिलेंसिस, ये प्लांट है, उससे मिलता है। डेंडेलियन मिल्क एंड वाइन्स ऑफ लैंडोल्फिया, तो ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी बनता कैसे? ये पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का। ठीक है, और ये मिलता है हेविया ब्रेसिलेंसिस से, ये भी हम लोग ने देख ही लिया। इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेंज चाहिए, ह्यूमिडिटी 80% चाहिए। तो ये दोनों चीज़ ना याद रहें तब भी चलेगा, बट ये याद रहना चाहिए कि इसके लिए 2000 आवर्स सनशाइन के चाहिए और स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जहाँ पे 2000 आवर्स और सनशाइन दिख जाए तो समझ लेना ये रबर की बात हो रही है। ओके, सॉइल कैसी चाहिए? लेटराइट, एलुवियल, एंड ये भी नहीं याद करना है। ओके, और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 700 मीन सी लेवल के ऊपर कोई भी प्रोडक्शन इसका नहीं होता है। ठीक है, तो 700 मीटर मीन सी लेवल, इसी के नीचे ही मिलेगी हमेशा रबर। और एक GM रबर भी है, उसमें एमनसॉड, है ना, असम में बनाई हुई है। एमनसॉड मतलब फुल फॉर्म क्या है? मैंगनीज कंटेनिंग सुपर ऑक्साइड डाइस्म्यूटेज। ओके, अब GM कॉटन के बारे में देख लेते हैं। GM रबर हो गया, तो GM कॉटन भी देख लेते हैं। 95% जो एरिया है जहाँ जहाँ पे कॉटन, GM कॉटन प्रोड्यूस होता है, वो इंडिया में है। ओके, इसमें क्या यूज़ हुआ है? बॉलगार्ड 2 RRF, ये नाम है इसका। HTVT कॉटन भी बोलते हैं इसको। RRF का फुल फॉर्म क्या है? राउंड अप रेडी फ्लेक्स। ओके, ये हम लोग साइंस एंड टेक में कवर करते हैं। ओके, ये किसने बनाया था? मॉन्सांटो कंपनी का नाम है, अमेरिका की कंपनी है। बाद में इसको एक्वायर कर लिया था बेयर नाम की कंपनी ने 2018 में। ओके, इसमें 3 एलियन जीन्स मिलाए जाते हैं। कौन कौन से? क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड C4 EPSPS। ओके, तो ये नाम याद नहीं रखना है, बस एक आइडिया होना चाहिए कि क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई वाली चीज़ें कहाँ पे हैं? ये GM कॉटन में होती हैं। ओके, 7 अक्टूबर कॉटन GM कॉटन डे मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन 4 ग्रुप, इसमें कौन कौन आता है?
इसमें बेनिन, चैड, बुर्किना फासो एंड माली, ये 4 कंट्रीज़ आती हैं। ओके, अब कुछ इसकी वैराइटीज़ देख लेते हैं। 4 वैरायटी मेन होती हैं। गॉसिपियम हिर्सुटम, इसका 90% जो प्रोडक्शन होता है वो अमेरिका में होता है। एंड बारबाडेंस इजिप्ट में होता है। आर्बोरियम ये पाकिस्तान एंड इंडिया में होता है ना। एंड हर्बेशियम ये लेवांट कंट्रीज़ में होता है। लेवांट हम लोग मैपिंग में पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, PYQ भी आया हुआ है इस पर 2022 में। ओके, तो इन दोनों को हम लोग न्यू वर्ड बोलते हैं, एंड टेट्राप्लॉइड, और इन दोनों को ओल्ड वर्ड बोलते हैं, मतलब डाइप्लॉइड। ठीक है, तो इंडिया में कौन सी होती है? ओल्ड वर्ड कॉटन। ठीक, और चीज़ें देख लेते हैं कॉटन के बारे में। जैसे जो प्रोसेस हम लोग ने पढ़ा था शुगर केन में, जूट में, वही सेम इधर भी है। जिनिंग, कार्डिंग, स्पिनिंग एंड वीविंग। 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं एंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड इंडिया में ही होता है कॉटन का। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। और इंडिया में चारों तरह की वैरायटी पाई जाती है। ओके, जो हम लोग ने यहाँ पे वैरायटी देखी है ये सभी मिलती हैं, बट लार्ज स्केल पे आर्बोरियम की होती है। ओके, ओनली 2 कैश क्रॉप हैं जो MSP के अंडर आते हैं। सिर्फ 2 ही कैश क्रॉप MSP के अंडर आते हैं। कौन कौन से? जूट एंड कॉटन। इसलिए कॉटन और इम्पोर्टेंट है। एक कॉटन LI ऐप बनाया गया है। किसने बनाया है? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर आता है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। अब GM मस्टर्ड पे भी देख लेते हैं। इसमें क्या यूज़ हुआ है? बारनेस एंड बार स्टार। किसमें? वरुणा एंड अर्ली हीरा। वरुणा कहाँ से आया? इंडियन है वेराइटी। अर्ली हीरा 2 कहाँ की है? यूरोपियन है। ओके, ये बारनेस किस लिए यूज़ होता है? ये स्टेरिलिटी के लिए यूज़ होता है। इसको क्या नाम दिया गया है? धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, DMH11। ओके, ये फर्स्ट GM क्रॉप है, GM फूड क्रॉप है इंडिया का। ओके, अब GM रेगुलेशन कौन कौन सी मिनिस्ट्री करती है ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी करती होंगी, कुछ ना कुछ तो उनका हर एक मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो गई, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बाकी ये चार्ट है, इसमें सारे क्रॉप्स की समरी दे रखी है। इसमें कुछ हम लोग मेन फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि राइस से मीथेन निकलता है, और ईस्टर्न कोस्ट में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है राइस का वेस्टर्न कोस्ट से। तो तुम लोग वैसे भी कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि जैसे राइस क्या होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है? वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल ईस्टर्न कोस्ट पे, तो उससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, राइस बाउल ऑफ फार ईस्ट किसको बोलते हैं? म्यांमार को। बट राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया किसको बोलते हैं? थाईलैंड को। तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, फार ईस्ट ऑफ राइस बाउल किसको बोलते हैं? म्यांमार। बट राइस बाउल ऑफ साउथ ईस्ट एशिया थाईलैंड। ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में? जैसे ज्वार, इसको कम पानी चाहिए होता है, वैसे तो सारे मिलेट्स को ही होता है ना। ये रेन फेड होते हैं ज़्यादातर सारे, तो ये याद रखना है, मिलेट्स। ओके, मेज़ इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होता है। पल्सेस रेन फेड होता है, और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। और क्या याद रखना है? जैसे रेप सीड एंड मस्टर्ड, इसलिए फ्रॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। एंड पाम ऑयल, ये कहाँ का नेटिव है? अफ्रीका का। ठीक है, तो अगर लिख के आ गया पाम ऑयल इज़ नेटिव टू इंडिया, तो रॉन्ग हो जाएगी स्टेटमेंट। ओके, और जो पल्सेस है उसके लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर हम ही हैं, इंडिया, है ना। तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। बाकी कॉफ़ी का ये भी देख चुके हैं कि यमन से लाए थे, बाबा बुडान हिल्स में इंट्रोड्यूस किया था। रबर भी देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है? टायर्स में। बोलगार्ड 2 ये भी देख चुके हैं। ओके, तो इसको हम लोग कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, इसकी सॉइल्स और याद करनी है कि कौन सी क्रॉप में कौन कौन सी सॉइल होती है। तो इसको याद करने का तरीका सिंपल है। जैसे हम लोग ये वाला मैप पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, कौन सी स्टेट पे लगभग कौन सी सॉइल होती है, तो उसी से ही ये याद हो जाएंगे। जैसे जूट हम लोग ने याद किया है वेस्ट बंगाल में होता है। ओके, तो वेस्ट बंगाल में सॉइल कौन सी होती है? ये वाला पार्ट है वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कौन सी है? एलुवियल सॉइल। और देखते हैं, जैसे कॉटन की कौन सी सॉइल है? ब्लैक कॉटन सॉइल। ये भी देखो, कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, तो गुजरात में कौन सी है? ब्लैक सॉइल, है ना। तो ऐसे ये सारी सॉइल याद हो जाएंगी, मैप के थ्रू याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या याद रखना है कि कौन से क्रॉप के बोर्ड की कौन सी मिनिस्ट्री है एंड कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, और वो स्टेटूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये याद करना तो ईजी है, क्योंकि ज़्यादातर सारी स्टेटूटरी हैं, सिर्फ 4 को छोड़ के। एग्जीक्यूटिव सिर्फ 4 हैं। कौन कौन सी? टर्मरिक, बी बोर्ड, हॉर्टिकल्चर एंड फिशरीज़, ये 4 एग्जीक्यूटिव हैं, बाकी सारी स्टेटूटरी बॉडीज़ हैं। ओके, अब मिनिस्ट्री देख लेते हैं। ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती हैं। ठीक है, तो ये ऐसे याद हो जाएंगी। बाकी की याद कर लो तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। क्वायर बोर्ड, ये तुम लोग पढ़ते ही हैं, MSME के अंडर आता है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, डेयरी है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग के अंडर आएगा, याद करने की ज़रूरत ही नहीं। फिशरीज़ है, फिशरीज़ के अंडर आएगा। एंड सिल्क एंड जूट टेक्सटाइल है, तो ये टेक्सटाइल के अंडर आ जाएगा। ओके, तो ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ये याद करनी है। ओके, इसमें भी याद कर लो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर कौन सी आती है? कोकोनट, हॉर्टिकल्चर एंड बी बोर्ड। ओके, एंड बाकी सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आ जाएगी। अब सिटी याद करनी पड़ेंगी ये। ठीक है, अब सिटी भी कैसे याद कर सकते हैं? जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्ट्रीब्यूशन याद किया था, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा जहाँ पे है तो वहीं पे उसकी सिटी होगी, वहीं पे उसका डेवलपमेंट बोर्ड बनेगा, है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे याद करने को। जैसे कि कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कर्नाटका में, तो कर्नाटका से एसोसिएटेड कौन सी सिटी है? बेंगलोर। ओके, रबर कहाँ पे होती है? केरला में। केरला में कहाँ पे? कोट्टायम में।
तो ऐसे याद कर लेनी है। ओके, नेक्स्ट MSP देख लेते हैं। MSP के अंडर टोटल कितने क्रॉप्स आते हैं? 22 क्रॉप्स। जैसे MSP होती है वैसे FRP होती है शुगर केन के लिए, ये हम लोग देख ही चुके हैं। अब 22 क्रॉप्स कौन कौन से हैं ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि इसी साल आया था 2023 में, किसके ऊपर? नाइजर सीड के ऊपर। ओके, ये दे दिया था ऑप्शन में और पूछ लिया था ये MSP पे होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो ये याद करना है। पैडी, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज़, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइजर, है ना, ये राबी खारिफ क्रॉप है। अगर इसको ऐसे याद कर लोगे कि खारिफ क्रॉप है तो और अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा नहीं, यहाँ पे UPPCS वाले क्वेश्चन बनाते हैं, UPSC में नहीं बनाएगा वो। ओके, एंड कुछ राबी क्रॉप्स हैं ये। अच्छा, इसमें याद क्या रखना है कि एक तो ये CACEP रिकमेंड करता है और CCEA अनाउंस करता है ना, 22 क्रॉप्स के लिए। ये कब इंट्रोड्यूस होते हैं? सोइंग पीरियड से पहले। ओके, अच्छा, 2 क्रॉप और हैं, तोरिया, है ना, और डी हस्क कोकोनट। इन पे और MSP मिलती है। तो तोरिया पे डायरेक्ट नहीं मिलती है, बट इट इज़ बेस्ड ऑन MSP फॉर रेप सीड एंड मस्टर्ड। तो इनके बेसिस पे तोरिया पे मिलती है। एंड डी हस्क कोकोनट पे किसके बेसिस पे मिलती है? कोपरा के बेसिस पे। ओके, ये देखो कोपरा है ना, इस पे MSP मिलती है, तो इसी के बेसिस पे डी हस्क कोकोनट पे मिल जाती है। तो ये 2 नाम याद रखना, इन पे भी मिलती है MSP। FRP शुगर के लिए होता है, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया FRP। अच्छा, MSP डिटरमाइन कैसे होता है? तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, CACP रिकमेंड करती है, CCEA अनाउंस करती है, बट किस बेसिस पे करती है? तो उसके लिए कि कुछ टर्म्स होते हैं, A2+FL एंड C2। तो इसको देखते हैं। A2 में क्या आता है कि मतलब जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी उसने इनपुट लगाए हैं, उस चीज़ को हम लोग A2 के अंडर कंसिडर करते हैं। जैसे क्या? कैश जो खर्च हुआ होगा, है ना, सीड्स में, फर्टिलाइज़र में, केमिकल में, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरीगेशन, इन सब में जितना भी कैश यूज़ हुआ होगा वो A2 के अंडर आ जाएगा। अब A2+FL मतलब FL में और क्या आ जाएगा? जो अनपेड फैमिली लेबर है, उनको जो भी मतलब उन्होंने काम किया, अगर उनको पैसा देना पड़े तो वो कितना पैसा होगा, है ना, वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो FL के अंडर आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा A2+FL, A2 और प्लस अनपेड फैमिली लेबर, तो A2+FL। अब जो इंडिया में MSP मिलती है वो A2+FL पे ही मिलती है। ओके, वैसे C2 भी चलो देख लेते हैं, C2 क्या होता है। इसमें A2+FL तो इंक्लूडेड होता ही है, साथ में जो रेवेन्यू फॉरगॉन, मतलब अगर जैसे आप एक फील्ड पे क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हो, बट अगर क्रॉप्स की जगह उसको रेंट पे दे देते, तो वहाँ से जो रेंट आता है ना, या तो जो इंटरेस्ट आता उस कैपिटल पे, जैसे कोई मान लो मशीन है उस पर इंटरेस्ट आता और लैंड पे रेंट आता, तो वो चीज़ें होती हैं C2 के अंडर। बट इस पर हम लोग MSP नहीं देते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग MSP देते हैं A2+FL के बेसिस पे। तो ये याद रखने वाली चीज़ है। ओके, अच्छा, FDI फूड प्रोसेसिंग, है ना, जो सेक्टर है उसमें 100% अलाउड है क्या? FDI। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग में 100% FDI अलाउड है, ये याद रखना। अब एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, ये कुछ हैं, तो इनको भी एक बार जस्ट रीड कर लेना, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। अगेन UPPCS वाले देते हैं, इससे UPSC में नहीं देते हैं, बट स्टिल एक बार रीड कर लेना। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड कुछ होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो 0.1% से ज़्यादा यूज़ होते हैं, और जो इससे कम हो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये ना भी याद रहे, बट मैक्रोन्यूट्रिएंट याद कर लेना। ओके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट याद कर लोगे तो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने आप ही गेस कर सकते हो, इसके अलावा जो होंगे वो सब माइक्रो में आएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का, वो ग्लोबल का सिर्फ 2.4% है। ठीक है, तो जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है उसमें इंडिया का शेयर सिर्फ 2.4% है। अब फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी मिलती है इंडिया में। अब जो सब्सिडी मिलती है उसमें 65% सब्सिडी किसको मिलती है? यूरिया को। यूरिया का नाम और क्या बोलते हैं इसको? कार्बामाइड। ओके, और इससे रिलेटेड एक और मतलब 2 तरह के यूरिया न्यूज़ में, नीम कोटेड यूरिया एंड यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड किस लिए यूज़ होता है? जब सॉइल में सल्फर की कमी हो जाती है तब यूज़ होता है। और नीम कोटेड यूरिया किस लिए यूज़ होता है? इससे लीचिंग कम हो जाती है, और जो नाइट्रोजन का डिसोल्यूशन होता है, मतलब सॉइल में जब वो मिक्स होता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, जिससे कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये याद नहीं करना है। ओके, अच्छा, जो NPK का जो रेशियो होना चाहिए, NPK क्या है ना, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। ओके, तो इनका जो रेशियो होना चाहिए फर्टिलाइज़र में जो सॉइल में डालते हैं, उसका आइडियल रेशियो ये होना चाहिए 4:1:2, 4:2:1। बट इंडिया में यूज़ क्या होता है? 8:3:1। मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हार्मफुल भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट 2 टेक्निक होती हैं राइस के लिए, एक होती है सगुन राइस टेक्निक एंड डायरेक्ट सीडिंग राइस टेक्निक। ठीक है, ये क्या होती है ये देख लेते हैं। जब मतलब कल्टिवेशन किया जाए विदाउट प्लगिंग, पडलिंग एंड सॉइल टिलेज के, है ना, ज़ीरो टिलेज में, तो उसको बोलते हैं सगुन राइस टेक्निक। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि लैंड में ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, है ना, टिलेज वगैरह नहीं करते हैं, उसमें पडलिंग नहीं करते हैं, प्लगिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग राइस उसमें ग्रो कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं सगुन राइस टेक्निक। नेक्स्ट है डायरेक्ट
सीडिंग राइस, DSR। तो राइस उगाने के लिए क्या होता है, जैसे फील्ड में पहले नर्सरी में उसके क्रॉप्स सीड को शो किया जाता है, फिर जब उसके सीडलिंग्स निकल आते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स हो जाते हैं, तब फिर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है मेन लैंड में। ओके, तो बट डायरेक्ट सीडिंग राइस में क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ पहले नर्सरी में ग्रो करने से पहले डायरेक्ट फील्ड में ही ग्रो कर लो, इसमें नहीं करो, ठीक है। तो इससे प्लांट जो वाटर है वो भी कम लगाना पड़ता है। बट इससे एक दिक्कत क्या है कि जो सीड से प्लांट बनता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे नर्सरी में तो क्या होगा, सीड से जो जो क्रॉप निकलेगा उसको हम निकाल के लगा देंगे, बट अगर डायरेक्ट हम लोग फील्ड में लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ सीड जो हैं वो निकले ही ना, कुछ ही निकले, है ना। तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट मेथड है, बट इट इज़ वाटर एफिशिएंट मेथड, है ना, इसलिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन देख लेते हैं ग्राउंड वाटर का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जितना हम लोग ड्राफ्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं वाटर, ग्राउंड वाटर, और जितना टोटल अवेलेबल है, तो ये इंडिया के केस में 63% है। ओके, मतलब जितना हमारे पास अवेलेबल है उसका 63% हम लोग निकाल रहे हैं इस टाइम पे। ओके, अब सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर में 80%, इंडस्ट्री में 13%, और बाकी की यूटिलिटी में 7%। ओके, मतलब हाउस कोड जितने वर्क होते हैं वो यूटिलिटी के अंडर आ जाते हैं। इस पर PYQ बना था 2023 में। ओके, एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। एफिशिएंसी, ये देखो, प्रोडक्टिविटी मतलब एफिशिएंसी। लार्जेस्ट एरिया कहाँ पे है, इंडिया में 39 मिलियन हेक्टेयर, फिर चाइना में 19 मिलियन हेक्टेयर, देन USA में 17 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्टिविटी मतलब वही एफिशिएंसी, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉप आउटपुट अपॉन इरिगेशन वाटर, मतलब जितना तुमने क्रॉप को पानी दिया और जितना उसने एब्जॉर्व किया उसका रेशियो होता है प्रोडक्टिविटी। ओके, इंडिया में प्रोडक्टिविटी कैसी है उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं राइस का। तो इंडिया में 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए 3000 से लेके 5000 लीटर ऑफ वाटर चाहिए होता है, H2O मतलब वाटर। वहीं चाइना में कितना चाहिए होता है, सिर्फ 350 लीटर ऑफ H2O, ठीक है। तो चाइना ज़्यादा एफिशिएंट हुआ इंडिया से, तो ये एफिशिएंट कम है इंडिया इरीगेशन के मामले में। एक स्कीम है इरीगेशन के लिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। ये किसके मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसमें जो फंडिंग होती है वो 75:25 होती है, मतलब 75 सेंटर देगा एंड 25 स्टेट अपने फंड से देगा, और जो बाकी मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें 90:10 है, मतलब सेंटर 90 देगा और 10% वो खुद स्टेट लेगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना। अब एक पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम होती है, ये किस लिए होती है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट होगा, है ना, सपोज मान लो राइस हुए, है ना, तो ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हैं कि नहीं उगाए हैं, लोग तो बोल देंगे, जैसे वो ग्रीन वॉशिंग होती है ना। तो कंपनी इसको प्रोड्यूस करेगी, वो तो बोल देगी हाँ हमने ऑर्गेनिक से किया है इसको प्रोड्यूस, बट हमको कैसे एज अ कंज्यूमर उस पर यकीन होगा, है ना। तो हम लोग ट्रस्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे, जो सर्टिफाई करेगी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं या नहीं है। ओके, तो यही एक स्कीम है पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम्स और सर्टिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अच्छा, एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट भी होते हैं, NWR। ये क्या चीज़ होती है, ये कौन पहले तो कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं। इसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है, वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे ये वेयर हाउस है मान लो, है ना, WDRA रजिस्टर्ड वेयर हाउस, मतलब इसने एक रजिस्टर किया है वेयर हाउस को। तो क्या करेगा, फार्मर जितना भी उसका प्रोडक्शन होगा वो यहाँ जाके डिपॉजिट कर देगा। जैसे मान लो राइस हुआ, है ना, तो जितना भी राइस होगा वो यहाँ पे डिपॉजिट कर देगा। उसके बदले में ये जो वेयर हाउस वाले होंगे इसको एक NWR देंगे। ओके, NWR क्या है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट। इसके अच्छा फ़ायदे क्या हैं, इसके फ़ायदे ये हैं, ये जो NWR है इसको फार्मर एज अ कोलेटरल दे सकता है लोन लेने के लिए। ओके, और इसको ट्रेड भी कर सकता है नाम पोर्टल पे या तो कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। तो इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसके लिए है ये नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, इसको याद रखना। ओके, तो इसी के साथ हम लोग ने एग्रीकल्चर टॉपिक पूरा कवर कर लिया है। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में कमेंट कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए उसको बता देना। चलो अच्छे से रिवीजन करो, थैंक यू।